हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका, सिर्फ आपका डॉक्टर नवनीत कालरा। और आज फिर लेकर आया हूं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जो लोगों ने मेरे से पूछा। सर, मेरे गले में कुछ ऐसा लगता है, कुछ फंसा हुआ है, कोई लंप सा लगता है। कोई बोलता मुझे खराश होती रहती है, कोई बोलता मुझे इरिटेशन होता है, कोई कहता है जी हर समय बलगम बनती रहती है। तो मैंने सोचा एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूं। और खांसी ठीक नहीं होती, तो प्रॉब्लम है पोस्ट नेजल ड्रिप, PND। क्या होता है ये बताता हूँ जरा। इतम इत, इत्तमान नहीं, पता नहीं उर्दू का वर्ड था, छोड़ो। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, ठीक है। पोस्ट नेजल ड्रिप ये होता है जब हमारा म्यूकस बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हमारे देखो अब मेरे गले में हो रहा है ना देख रहे हो? तो ये भी एक पोस्ट नेजल ड्रिप का एक लक्षण है जो मुझे है, बताता हूँ। कई लोग मुझे बोलते रहते हैं सर आपको तो खुद ही जुकाम रहता है। मैं बता देता हूँ, मुझे पोस्ट नेजल ड्रिप मुझे भी है। होता क्या पोस्ट नेजल ड्रिप? नॉर्मल क्या होता है, हमारे अंदर एक म्यूकस बनता रहता है, हमारी नाक में, हमारे थ्रोट में म्यूकस हल्का फुल्का बनता रहता है। लेकिन कई बार जब वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है, नॉर्मल म्यूकस का काम होता है हमारे बैक्टीरिया को, वायरस को अंदर आने से रोकना। तो एक तरह का गार्ड होते हैं, प्रोटेक्शन होता है इनसे। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निकलना शुरू होगा, तो आप हर समय इसको निकालते ही रहोगे, है ना। तो ऐसा कब होता है, क्यों होता है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बताता हूँ। पहले बताता हूँ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप के। एक तो ऐसी खांसी जो ठीक ना हो रही हो, उस तो भी ये कारण हो सकता है। दूसरा, गले में खराश का होना। नंबर 3, गले में बार बार इरिटेशन होना। नंबर 4, आपकी वॉइस का बैठ जाना, आवाज़ बैठ जाती है कई बार। और पांचवा, एक लंप का फील होना, ऐसा लगता है गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। अब कारण क्या होते हैं इसके? नंबर 1, एलर्जी। किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, किसी खाने पीने से हो सकती है। मुझे ऐसा हुआ एक दो बार कि मैंने पर्टिकुलर एक जगह पे जाके रेस्टोरेंट से खाना खाया, तो मुझे उसके बाद ये ऐसा प्रॉब्लम बढ़ गई। पता नहीं वो लोग क्या नकली घी यूज़ करते थे, क्या करते थे। मैं सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ, और ये बचपन में ही मुझे होता था। मेरे पिताजी मुझे रास्ते में से जलेबी खिलाते थे जब मैं बहुत छोटा सा था। साइकिल पे लेके जाते थे मेरे पापा मुझे। बहुत पुरानी बात, शायद मैं 5 साल का हूँगा, 75 से भी पहले की बात है। मुझे आज भी याद है कि वो मुझे पर्टिकुलर कहीं से मुझे वो जलेबी खिलाते, तो मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी उसको खाते ही। तो आज मुझे वो याद आ रहा है कि कुछ फूड से, कई बार स्पाइसी फूड से, कई बार गंदे घी तेल से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है गले में। तो एक तो ये हो गया एलर्जी, चाहे वो फूड एलर्जी हो या किसी भी टाइप की एलर्जी हो। दूसरा, कोल्ड, जैसे ठंड हो गई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, इन्फेक्शन, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। चौथा, GERD, यानी खाने का ऊपर आना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये भी एक कारण होता है जब हमारा खाना नीचे जाने के बजाय ऊपर आना शुरू हो जाता है। नीचे जाता है बट स्लो जाता है, तो उसका भी एक कारण ये हो सकता है जो GERD की वजह से हमारा PND, पोस्ट नेजल ड्रिप। और पांचवा, कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जो ये काम करती हैं। बताता हूँ कौन सी दवाइयाँ हैं। मैं सारी रिसर्च करके आऊँ भाई, तुम अभी जल्दी मत करो यार। एक तो होती है एस्प्रिन, दूसरी होती है आइबुप्रोफेन, जिसको ब्रूफेन के नाम से जानते हैं। तीसरी होती है बीटा ब्लॉकर्स, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, तो वो भी ऐसा कर सकती हैं। और ये मैंने सिम्टम आपको बताए, सिम्टम भी बताए और साथ में कुछ कारण भी बताए जो जो इसके हो सकते हैं। और एज के साथ, जैसे हमारी एज, ज़्यादा एज में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बुढ़ापे में। तो इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ पता नहीं यार, अब हो गया हूँ या जितने का भी हूँ, छोड़ो। अब ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट ये है पहले तो कि एक तो पानी की कमी से भी ये थिक हो जाता है। तो जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना ये म्यूकस पतला हो जाएगा और निकलेगा। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पिए जितना पी सकते हैं। कई लोग कहते हैं जी चिकन सूप का बड़ा एक वहम है जी, चिकन सूप से बड़ा अच्छा होता है। चिकन सूप नहीं, आप कोई भी हॉट, कोई भी गर्म चीज़ लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी, नंबर 1। नंबर 2, स्टीम, पानी की भाप लो। मॉइस्चर चाहिए थोड़ा सा, उसको तोड़ने के लिए, बलगम को पतला करने के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, उसको लो। तीसरा, कुछ एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो वो भी काम आती हैं। नाम तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं पहले नाम बता चुका हूँ। फिर भी सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन है, इबास्टिन है, लोराडाइन है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। उसके बाद आते हैं डीकंजेस्टेंट होते हैं जो इसके कंजेशन को कम करते हैं, तो उसमें भी कुछ टैबलेट्स आती हैं। लेकिन हर कुछ यहाँ बता दूंगा तो मेरी, अबे ऐसे बताऊंगा तो फिर फ़ायदा क्या है? सारी डॉक्टरी तुम कर लोगे, तो मैं तो मक्खियाँ वैसे ही मार रहा हूँ आजकल, थोड़ी और मार लूँगा। तो डीकंजेस्टेंट देते हैं, उसमें नाक में भी डीकंजेस्टेंट डाल सकते हैं, नेज़ल डीकंजेस्टेंट, जैसे ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप आती है। नाम बता दिया, लेकिन अब अपने आप यूज़ करोगे तो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि ज़्यादा डालने से भी प्रॉब्लम होती है ना। ज़्यादा ओवर यूज़ करने से, अगर 2-4 दिन से ज़्यादा आप ये ओट्रिविन नेज़ल ड्रॉप यूज़ करते हो, इसकी आदत पड़ जाती है और ये नाक में एक प्रॉब्लम भी करती है फिर उसके बाद।
ठीक है। और जिनका ब्लड प्रेशर बड़ा होता है उनको भी नाक की दवाइयाँ सोच समझ के लेनी चाहिए, और जो ये इस तरह की होती हैं। और कुछ स्टेरॉयड के स्प्रे होते हैं, वो भी डॉक्टर अपना आपको एडवाइस कर सकता है, लेकिन बिना पूछे आप वो अपने आप मत लें। तो मैंने आपको बता दिया, ट्रीटमेंट बता दिया, मैंने सबको बता दिया आपको, और की रह गया यार, सब कुछ तो मैंने बता दिया। दूसरा एक बात और बताऊंगा आपको, जब आप सोते हो ना तो रात को ये अपने नीचे ना 2 तकिए लगा लो, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिन के लिए आप यूँ ऐसा कर सकते हो जिससे कि ये नीचे निकल जाए, क्योंकि ये ड्रेन होना ज़रूरी है। और सब कुछ तो मैंने बता दिया यार। एंटीबायोटिक का रोल रह गया। एंटीबायोटिक देखो, एंटीबायोटिक तभी फ़ायदा होता है जब ये बैक्टीरियल हो। अगर वायरल है तो जैसे कि आजकल वायरल का बहुत शोर मचा, तो वायरल डिजीज़ में ज़्यादा रोल होता नहीं है एंटीबायोटिक का। और वैसे भी देखा गया कि पोस्ट नेजल ड्रिप में आप 4-5 दिन, मैक्सिमम 10 दिन एंटीबायोटिक दे दोगे, उसके बाद भी ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होता देने का। तो वो बाकी चीज ट्रीटमेंट जो बताया मैंने, एंटी हिस्टामिनिक और डीकंजेस्टेंट, इन्हीं का फ़ायदा है। ठीक है। अब बात करते हैं कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। अब आपने अपने घरेलू इलाज कर लिए, आपने भाप भी ले लिया, आपने ये भी तीर मार लिया, आपने छोटा मोटा काम कर लिया, तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब आपको ये एक सीरियस इशू हो सकता है? जब आपके म्यूकस में ब्लड आना शुरू हो जाए। अगर ब्लड आ रहा है तो ये कोई सीरियस घंटी है, जाओ डॉक्टर के पास। दूसरा, फाउल स्मेल, उसमें स्मेल आनी, गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, 101 से ऊपर बुखार है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे पास नहीं, किसी के पास भी चले जाओ। चौथा ये, अगर सांस लेने में दिक्कत है, मैंने पहले ही बताया था, अगर सांस लेने में दिक्कत है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पांचवा, अगर आपको आराम ही नहीं आ रहा है ना, किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, तो भी सीरियस कोई इशू हो सकता है। तो ये था एक पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के ऊपर, क्योंकि पेशेंट के ना बहुत सारे ये मैसेजेस आ रहे थे, जो फ़ोन कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहे हैं कि सर गले में कुछ है, गले में कुछ है। अबे, गले में खिच खिच, गले में खिच खिच, क्या करूं, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, विक्स की गोली लो। यार एक बात बताऊं, अभी मैं देख रहा था टीवी पे, रामायण शुरू हो गई डीडी दिल्ली दूरदर्शन पे, और देख भाई देख भी शुरू हो गए, और साथ में सुनने महाभारत भी शुरू हो गए। तो ऐसा लगता है हम ऐसे पूरा सर्किल करके वापस उसी युग में आ गए, पिछले 20 साल पहले, है ना। तो अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ उन सीरियल्स को देख के अच्छा लग रहा है। तो यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी आपको कैसे नचाती है और कैसे आपको घुमा के 360 डिग्री पे वापस पहुंचा देती है, पता नहीं चलता, है ना। तो इसीलिए बोलूँगा कि थोड़ा घबराओ मत। तो गले में खिचकिच, गले में खिचकिच होती रहेगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम। तो मैंने बताया कि इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए इतना मत घबराओ। और तुम पास आए यूँ मुस्कुराए, एक ये मैंने बताया था आपको। एक गाना था, लेकिन आज उल्टा हो गया। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। कोरोना के टाइम पे मेरा मन नहीं करता किसी से मिलने का, तुम दूर ही रहो, तुम लोग दूर रहो। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलूँगा तुमसे मिलने का दिल नहीं करता। क्या करूँ, मन को मारना पड़ेगा ना। ज़्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। ये जो तुम्हारे जितने वो थे ना, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंटाइन डे, है ना, फूल खिल रहे थे, गुलशन गुलशन, अब सब ऑनलाइन आ जाओ बस, है ना। क्या है, वीडियो चैट कर लो, ज़्यादा है तो। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए ना, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए, है ना। ये जो प्रेम है, जो प्यार है, चाहे वो बच्चों के साथ है या माँ बाप के साथ है या किसी के साथ है, तो वीडियो कॉल करो। हाँ, कुछ तो करने का ना, दूर क्यों जाने का, दूर जाने का लेकिन पास आने का। यस, रिलेशन को अच्छा करने का, बस यही बताऊंगा। और चलो मिलता हूँ, बहुत भाषण हो गया। बाद में मैं थोड़ा पका ज़्यादा देता हूँ, कहीं आपको नहीं लगता मैं ज़्यादा पकाता हूँ बाद में चलते चलते? हैं, चलते 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 ये क्यों फासले हो गए। चलो बताता हूँ। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो क्यों ये फासले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों ये सिलसिले हो गए। चलते चलते हो गए। क्या पता कहाँ हम
चले। यस, इतने फासले हो गए सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक वायरस ने इतने फासले कर दिए। लेकिन फासले दिलों के दरमियान नहीं होने चाहिए दोस्तों, फासले फिज़िकली हैं लेकिन दिल से पास हैं। तो आप वीडियो कॉल करें जिससे भी आपको बात करनी है, जिससे भी बात करनी है फ़ोन करें। एक वीडियो कॉल आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है, आप उसको देख सकते हो जिसको आप देखना चाहते हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है लेकिन दिल से डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यस, दिल से डिस्टेंसिंग नहीं। बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर। और अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लेकर आता रहूँगा ऐसे ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स और साथ में बहुत कुछ नॉलेज, है ना। बाय।